गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पर्यावरण का, और ये टेस्ट नंबर स्टूडेंट आपका क्या है, 1। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये है स्टूडेंट आपका पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र। देखिए ये क्या आपका स्टूडेंट, पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र, और ये स्पेशली आपका क्या लेकर आए हैं, जेटेड 2022 का ये क्वेश्चंस है। और टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका डेली संध्या 7 बजे को आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बार कहाँ पर टेस्ट होती है स्टूडेंट, ये हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। दूसरा ऑप्शन आपका है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों की वित्तीय प्रोत्साहन करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। और तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्पित एक अंतर सरकारी समझौता है। और चौथा ऑप्शन आपका स्टूडेंट, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रीड प्लस पहलों में से एक है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि ग्रीन हाउस, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। यानी बिल्कुल ये बात स्टूडेंट सही है। दूसरा देखते हैं कि इसका उत्तर सही है या गलत। यह ग्रीन हाउस गैस को कम करना, देखिए कम करना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, ये नहीं होगा, हटाइए। तीसरा है, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक भी निर्दिष्ट, देखिए एक वर्ड जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और कोई जरूरी नहीं कि 2022 तक ही ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन का स्तर पर कम करने, और यहाँ भी देखिए कम लिखा है, कम आपका निगेटिव वर्ड है। और चौथा, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रीड प्लस पहलों में से एक है, एक वर्ड जहां रहेगा स्टूडेंट वो आपका निगेटिव होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, मृदा, जल, वायु, वनस्पति। बताइए पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि पर्यावरण का पारिस्थितिक व जैविक घटक क्या है। तो ऑप्शन आपका क्या, मृदा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पर्यावरण का पारिस्थितिकी का जैविक घटक मृदा मतलब मिट्टी नहीं होती, जल ये भी नहीं होता है, वायु ये भी नहीं होता है, वनस्पति, याद रखिएगा पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है स्टूडेंट, वनस्पति, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो बताइए क्वेश्चन आपका था पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन है जंतु, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है प्रवाहित जल, चौथा है पारिस्थितिकी। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, क्वेश्चन आपका था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो जंतु बिल्कुल गलत है, ये आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक नहीं है। वनस्पति ये भी नहीं होगा। आपका प्रवाहित जल ये आपका राइट आंसर है, यानी पर्यावरण का पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है, प्रवाहित जल, पारिस्थितिकी आपका नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी। तो बताइए स्टूडेंट, आपको 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा।
तो चलिए बताते हैं। और क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था आपका कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन आपका क्या जीवन विज्ञान कहलाता? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। जैव भूगोल का था, भूगोल की तो बात ही नहीं कर रहा है, भौतिकी यानी फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा है, पारिस्थितिकी, ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है। यानी जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है स्टूडेंट? पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी 4 का उत्तर हो गया आपका डी नंबर। चलते स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका इकोलॉजी। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी यानी मतलब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है, ये प्रयोग किसने किया, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। यानी इकोलॉजी जिसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो बताइए, ऑडम भाई साहब ने, टांसले भाई साहब ने, टेलर भाई साहब ने, डार्विन भाई साहब ने? बताइए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। क्वेश्चन आपका था कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? ऑडम भाई साहब ने नहीं, एजी टेस्ले। देखिए इसका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? एजी टेस्ले, याद रखिएगा, एजी टेस्ले, टेस्ले याद रखिएगा, यही इसका आपका राइट आंसर होगा। टेलर भाई साहब ने नहीं किया था, चार्ल्स डार्विन ने नहीं किया था। यानी इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका एजी टेस्ले ने किया था। यानी इसका उत्तर होगा 5 का बी। आप पर्यावरण का जो चैप्टर पढ़िएगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग में उसी में ये चीज आपका दिया हुआ है। चलते हैं स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को, देखिए क्या बोल रहा है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को, ध्यान से देखिएगा, कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं देर ना करते हुए। तो चलिए क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका कि वन, देखिए क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था वन एवं पारिस्थितिक तंत्र के कवक। तो कवक पहले जान लीजिए कवक किसको कहते हैं। तो कवक को ही हम लोग कहते हैं स्टूडेंट अपघटनकर्ता, जिसको मृतक भक्षी कहते हैं ना, उसी को कवक कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं और ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। तो चलिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र के कवक को किस समूह में रखा गया है? तो क्या उत्पादक में रखा गया? बिल्कुल गलत होगा, नहीं। उपभोक्ता में रखा गया? नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता रखा गया? नहीं। अपघटनकर्ता, याद रखिएगा, अपघटनकर्ता का ही उदाहरण है स्टूडेंट आपका कवक, याद रखिएगा। और अपघटनकर्ता किसको कहते हैं? कि ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। कवक नहीं लिखा रहता तो आपका जीवाणु भी लिखा रहता, तो उसका उत्तर भी स्टूडेंट आपका क्या हो जाता? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? मृतक भक्षी। चलते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित, देखिए जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन था आपके सामने, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने था जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड, याद रखिएगा। क्लाइमेट रिलीफ फंड नहीं होगा, ग्रीन बैंक नहीं होगा, वर्ल्ड ग्रीन फंड नहीं होगा। यानी जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, वनों को नष्ट करने, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन। अगर नष्ट करने की बात आ गया डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ वन को लगाने की बात आ जाएगा तो वो उसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट एफॉरेस्टेशन, याद रखिएगा, एफॉरेस्टेशन, याद रखिएगा। अगर पेड़ पौधा लगाने की बात हो जाएगा तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई की बात होगा तो डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वनों को नष्ट करने यानी डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ऑप्शन है आपके सामने है, मृदा अपर्दन, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर,
चरगाहों की वृद्धि पर। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, क्वेश्चन था आपका वनों को नष्ट करने का क्या कुप्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट मृदा अपर्दन पर, यानी मिट्टी का जो होता है ना, यानी क्या होता है वन को नष्ट करना मैंने होता है, जब पेड़ हम लोग उखाड़ते हैं तो मृदा क्या होता है अपर्दन, यानी बाहर निकल जाती, मिट्टी की भी क्षति होती है। इसीलिए इसका स्टूडेंट आपका 1 नंबर आंसर होगा। खरपतवार नियंत्रण बिल्कुल गलत होगा। सूर्य के प्रकाश की बात डिफॉरेस्टेशन में नहीं होता, और चरगाहों की वृद्धि नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्विंद क्यों होते हैं? बताइए, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्विंद क्यों होते हैं? ऑप्शन आपका है, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तीसरा है, पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। क्वेश्चन आपका था, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका था कि पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्विंद क्यों होते हैं, यानी यहाँ पर फसल उसल क्यों नहीं होते हैं? तो चलिए, पहला ऑप्शन है, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है। नहीं, बिल्कुल आपका गलत बात है कि पहाड़ों पर जो जल होता है बर्फ में बदल जाता नहीं। दूसरा ऑप्शन है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल आपका सही बात है, मैंने ढलान जो पहाड़ होता है ना, इसलिए पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। और तीसरा, पहाड़ों की चट्टानों में जल अवशोषित नहीं। देखिए, नहीं भाई साहब जहां रहेगा वो निगेटिव होता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, खेत, दूसरा है बांध, तीसरा है झील, चौथा है पार्क। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो चलिए बताते हैं। पारिस्थितिक यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण खेत, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। बांध, बिल्कुल गलत होगा। झील, याद रखिएगा, यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होता है स्टूडेंट? झील। पार्क आपका नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। तो इससे पहले हम स्टूडेंट, अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स नहीं खरीदे हैं, अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स आप नहीं खरीदे हैं, तो आप स्पेशल नोट्स हमारे टॉनिक क्लासेस से खरीद सकते हैं केवल 500 रुपया में। केवल आप 500 रुपया में जेटेट का स्पेशल नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। बताइए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि कृत्रिम, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, बिल्कुल गलत है। वेटलैंड, बिल्कुल गलत है। खेत, याद रखिएगा, यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होता है स्टूडेंट? खेत। नदी आपका नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? यानी क्वेश्चन है आपका, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, नदी, दूसरा है प्रवाल भित्ति, तीसरा है बांध, चौथा है तालाब। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, क्वेश्चन आपका था, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है आपका? नदी, बिल्कुल गलत है। प्रवाल भित्ति, यही आपका राइट आंसर है। यानी लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होता है स्टूडेंट? प्रवाल भित्ति। बांध आपका होगा नहीं, तालाब आपका होगा नहीं, यानी 12 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? यानी स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आपका, समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। बताइए, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है आपका समुद्र जल, नहीं, समुद्र जल में तो खारा पानी यानी नमकीन पानी पाया जाता है, ये होगा नहीं। खाड़ी तो होगा नहीं, एस्चुरी होगा नहीं, यानी तालाब, ये बात आपका राइट है।
यहीं पर स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी तालाब। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? बताइए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट, पहले आपको बता देते हैं कि जैविक क्या होता है। तो जैविक के अंतर्गत स्टूडेंट आपका क्या होता है? जैविक के अंतर्गत क्या होता है? 3 पार्ट होता है, याद रखिएगा। जैविक के अंतर्गत होता है आपका उत्पादक, समझिएगा बात को, उत्पादक होता है। दूसरा क्या होता है? उपभोक्ता होता है, समझिएगा बात को, उपभोक्ता होता है। और तीसरा स्टूडेंट क्या होता है? अपघटन करता होता है, अपघटन करता, याद रखिएगा। तो ये जैविक का स्टूडेंट क्या होता है? पार्ट होता है। अजैविक का कोई भाग नहीं होता है, याद रखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपका क्या था? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो क्या उत्पादक जोड़ते? नहीं, उत्पादक तो जैविक का भाग होगा, ये होगा नहीं। कार्बनिक पदार्थ जोड़ते? नहीं, आपका ये अकार्बनिक पदार्थ आपको पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ते हैं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। उपभोक्ता आपका नहीं होगा, क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता तो केवल जैविक का पार्ट है, याद रखिएगा। ये जो उत्पादक और उपभोक्ता होता है ना स्टूडेंट, ये आपका जैविक का पार्ट है, याद रखिएगा। उत्पादक और उपभोक्ता, और एक अपघटन करता, याद रखिएगा, एक अपघटन करता, समझिएगा, एक अपघटन करता, ये आपका क्या है? जैविक का पार्ट। और यहाँ बोल रहा है जैविक और अजैविक, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो बताइए, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? यानी कहने का मतलब होता है मिट्टी को आप किससे बचा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है, पशुओं को अधिक चराकर। क्या पशुओं को अधिक चराकर आप मिट्टी को बचा सकते? नहीं। वनस्पति के कटाव को, वनस्पति के कटाव को क्या आप मिट्टी को बचा सकते? नहीं। वन रोपण द्वारा, अगर वन का रोपण करेंगे, यानी वन लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, तो हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर आप मृदा अपरदन को नहीं बचा सकते, यानी इसका उत्तर होगा 15 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बताइए, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? बताइए, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या को कौन निश्चित कर सकते हैं? तो इसका समझ लीजिएगा कि इसको करते हैं जलवायु संबंधी कारक, याद रखिएगा। यानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करता है कौन? जलवायु संबंधी कारक, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 1 नंबर। धरातलीय कारक नहीं होगा, जैविक कारक नहीं होगा, मृदा कारक नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? बताइए, पादप मतलब होता है छोटा छोटा पौधा को हम लोग पादप कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, उत्पादक, पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा आपका है, देखिए, पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा है पोषण संबंध, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, चौथा अपघटक। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, क्वेश्चन आपका था, पारिस्थितिक तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है? तो पहला उत्पादक नहीं, पोषण संबंध, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार आपका पोषण संबंध है। ऊर्जा प्रवाह आपका होगा नहीं, अपघटक आपका होगा नहीं, इन इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, हरे पादप। बताइए स्टूडेंट, इसका क्या होगा?
तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका था कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु आपका नहीं बदलते हैं। अब घटक जो होता है स्टूडेंट वो आपका नहीं बदलते, ये भी नहीं होगा। द्वितीय उपभोक्ता ये भी नहीं बदलते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता होता कौन कौन स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे पर्यावरण में, मेढक होता है, समझिएगा, मेढक होता है, बिल्ली होता है, समझिएगा, मेढक होता है, बिल्ली होता है, और क्या होता है स्टूडेंट, लोमड़ी होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, लोमड़ी होता है। तो ये भी आपका स्टूडेंट नहीं होगा, इसका उत्तर होगा हरे पादप, याद रखिएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका उत्तर हरे पादप, यानी इसका उत्तर डी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मृतोजीवी, बताइए स्टूडेंट 19 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था आपका, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, तो चलिए, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, नहीं, बिल्कुल आपका गलत है, सूक्ष्म जीवाणु आपका नहीं होता है पारिस्थितिक तंत्र का स्वपोषी घटक। परभक्षी होता है, नहीं, पादप होता है, पादप मतलब होता है छोटा छोटा पौधा जो होता है ना स्टूडेंट, वही आपका पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। अमृतोजीवी तो होगा नहीं, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, बताइए। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता, परावर्तक, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग पर्यावरण का एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है आपका पर्यावरण, उसमें आप पढ़े होंगे कि जैविक के 3 अंग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो हरे पौधों का देखिएगा, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, संप्रेषक बिल्कुल नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका उत्पादक कहते हैं, याद रखिएगा। उत्पादक किसको कहते हैं, पादप जगत अर्थात पौधों को, परितंत्र को ही उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, यानी हरे पौधों को पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता होगा नहीं, क्योंकि उपभोक्ता तो होता है जो जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक में क्या होता है स्टूडेंट, ये हरे पौधा को, याद रखिएगा। उत्पादक का मतलब ऐसे याद रखिएगा, देखिएगा, उत्पादक का मतलब क्या होता है, पादप, ऐसे याद रखिएगा। पादप जगत रहेगा ना, पादप जगत यानी हरे पौधों को ही पादप कहते हैं, हरे पौधों को पारिस्थितिकी। और उपभोक्ता क्या होता है स्टूडेंट, जो जीव जंतु का भोजन स्वयं नहीं करते, यानी जो जीव जंतु का भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसलिए इसका स्टूडेंट होगा स्टूडेंट आपका उपभोक्ता। तो चलिए इसका फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, यानी इसका उत्तर होगा आपका बी नंबर। चलिए ये आपका चैप्टर 1 जो आपका एनसीईआरटी का जो पर्यावरण का बुक है ना स्टूडेंट, उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे। चैप्टर 1 का नाम है आपका पर्यावरण। चलते हैं स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कीटनाशक कौन सा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। डीडीटी, बीएचसी, फ्लिट, बेगॉन, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा स्टूडेंट, आपका है डीडीटी, याद रखिएगा, इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन था। बीएचसी आपका होगा नहीं, फ्लिट आपका होगा नहीं, बेगॉन आपका होगा नहीं। चलते हैं स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, मरुस्थली भवन जिसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन किससे होता है। पहला ऑप्शन है आपका वनों को उखाड़ने के कारण, दूसरा है जल की वजह से होने वाले मृदा अपर्दन के कारण, तीसरा है वायु की वजह से होने वाले मृदा अपर्दन के कारण, चौथा है बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, मरुस्थली भवन किससे होता है। तो चलिए स्टूडेंट बोल रहा है क्या, मरुस्थली भवन। मरुस्थली मतलब क्या होता है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जहां पर पानी बिल्कुल ना हो, यानी सूखा, जैसे आपका एरिया राजस्थान में होता है। देखिए वनों को उखाड़ने के कारण नहीं, वनों को उखाड़ने के कारण डिफॉरेस्टेशन के कारण नहीं, इसके कारण मरुस्थली नहीं होता है। जल की वजह से होने वाले मृदा अपर्दन यानी जल की वजह से नहीं, वायु की वजह से तो डिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन होता नहीं। बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण क्या होता है स्टूडेंट, आपका डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थली भवन होता है।
यानी 22 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? बताइए। उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बोल रहा है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो देखिए उत्पादक, तो उत्पादक किसको कहते हैं? पादप जगत को, याद रखिए उत्पादक किसको कहते हैं स्टूडेंट? पादप जगत को ही हम लोग उत्पादक कहते हैं, ये तो होगा नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं स्टूडेंट? अब देखिए ये शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना स्टूडेंट आपका क्या होता है? शाकाहारी होते हैं और पौधों और पत्तियों के कोमल पत्तों को खाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे टिड्ढा, जैसे आप लोग क्या पढ़े होंगे? टिड्ढा, याद रखिएगा टिड्ढा पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा आप लोग पढ़े होंगे बकरी पढ़े होंगे पर्यावरण चैप्टर में, बकरी पढ़े होंगे, हिरन पढ़े होंगे, हिरन पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे आप लोग स्टूडेंट गाय पढ़े होंगे, और क्या पढ़े होंगे? गाय। तो ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होता है स्टूडेंट आपका बिल्कुल शाकाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, याद रखिएगा ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इसका डिटेल थोड़ा सा बताते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, समझिएगा मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, और क्या हो गया स्टूडेंट आपका? लोमड़ी हो गया, और क्या हो गया आपका? लोमड़ी हो गया। और तृतीय उपभोक्ता किसको कहते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को खाता है। शेर किसको खाता है स्टूडेंट? शेर आपका किसको खाता है? हिरन को खाता है, याद रखिएगा शेर हिरन को खाता है, ठीक है। और उसके बाद लोमड़ी को भी खाता है। और किसको खाता है? लोमड़ी को भी खाता है। यानी कहने का मतलब मोर सांप को खाता है और बाज सांप को खाता है। यही आपका हो गया तृतीय उपभोक्ता। और शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट आपका 24 नंबर। कुत्ता किस वर्ग में आता है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो चलिए प्राथमिक उपभोक्ता, अभी तुरंत बताया स्टूडेंट कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है आपका? कि जो शाकाहारी होते हैं। तो क्या कुत्ता शाकाहारी होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। द्वितीय उपभोक्ता, तो द्वितीय में क्या होता है स्टूडेंट? कि ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, कुत्ता, तो याद रखिएगा ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। कुत्ता क्या होता है स्टूडेंट? शाकाहारी जीवों को खाता है। यानी ये क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता होगा नहीं, क्योंकि तृतीय उपभोक्ता क्या होता है स्टूडेंट आपका? कि प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। जैसे शेर हिरन को खाता है और लोमड़ी को भी खाता है, मोर सांप को खाता है, बाज सांप को खाता है, ये होगा नहीं। और उत्पादक तो होगा नहीं, क्योंकि उत्पादक क्या होता है? पादप होता है। यानी पौधा जगत क्या पारितंत्र को ही उत्पादक कहते हैं। यानी इसका स्टूडेंट होगा आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? बताइए सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन आपका उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। बताइए इसका उत्तर 25 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? जो दोनों चीज खाता है, याद रखिएगा सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? सब चीज खाने वाला। ये उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, याद रखिएगा। तो सर्वाहारी किसको कहते हैं स्टूडेंट? समझिएगा बात को। यानी सर्वाहारी किसको कहते हैं? उत्पादक को खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये दोनों को खाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्वाहारी, याद रखिएगा। यानी सर्वाहारी किसको कहते हैं? ये उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, मोर हो गया। यानी मनुष्य हो गया, समझिएगा मनुष्य हो गया आपका, बिल्ली हो गया, समझिएगा बात को ध्यान से, बिल्ली हो गया आपका, कौवा हो गया, कौवा हो गया, और आपका एक उदाहरण और आपका क्या हो गया? आपका एक शेर हो गया। कौवा और मोर, शेर नहीं मोर हो गया। तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु स्टूडेंट आपका द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 26 नंबर। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? बताइए तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो चलिए हाथी होते हैं, गेंडा होते हैं, शुतुरमुर्ग होते हैं, बाज होते हैं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट तृतीय उपभोक्ता होता क्या, पहले ये बताते हैं कि तृतीय उपभोक्ता कहते किसको हैं। ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा कि मांसाहारी होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि शेर हिरन को खाता है और लोमड़ी को भी खाता है। यानी वो देखिए अब हिरन की बात आ गई तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होता है
और लोमड़ी आपका क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो चलिए हाथी आपका क्या है, नहीं होगा तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि हाथी आपका दोनों चीज नहीं खाता है, गेंडा नहीं खाता है दोनों चीज, शुतुरमुर्ग नहीं खाता है, यानी बाज पक्षी जो स्टूडेंट होता है आपका, ये आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा 26 का उत्तर स्टूडेंट क्या होगा, डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, बताइए। 27 नंबर, शेर आपका सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, बताइए। ये तो बहुत आसान है, अभी तुरंत आपको बताए। चलिए सर्वाहारी किसको कहते हैं स्टूडेंट आपका, कि जो उपभोक्ता, यानी सर्वाहारी किसको कहते हैं, जो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं। ये तो होगा नहीं, उत्पादक तो होगा नहीं, द्वितीय उपभोक्ता नहीं होगा, तृतीय उपभोक्ता। अभी तुरंत आपको बताए कि तृतीय उपभोक्ता किसको कहते हैं, कि जो मांसाहारी होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, और दोनों उपभोक्ता से शेर हिरन को खाता है और लोमड़ी को भी। तो शेर किस वर्ग में आता है स्टूडेंट आपका, तृतीय उपभोक्ता, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन, गिद्ध किस वर्ग में आता है, 28 नंबर बताइए, गिद्ध किस वर्ग में आता है। तो गिद्ध भी आपका स्टूडेंट क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक में होगा नहीं, अभी तुरंत बताए। तो गिद्ध क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट बहुत ही कीमती क्वेश्चन, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, बाज, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, प्रकृति, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, सफाई कर्मी। तो देखिए केचुआ को कहा जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। गिद्ध को आपका कहा जाता है सफाई कर्मी। यानी होता क्या है स्टूडेंट, कि मरा हुआ जानवर को क्या करता है, गिद्ध, चील और बाज, ये क्या करता है कि मरा हुआ जानवर को खा के वो जगह को बिल्कुल क्या करता है, साफ कर देता है। इसीलिए इसे स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन ये पूछा है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसको कहते हैं स्टूडेंट आपका, गिद्ध को कहते हैं। याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग को नहीं कहते हैं, बाज को नहीं कहते हैं, केचुआ को नहीं कहते हैं। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका गिद्ध। चलते हैं स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, बताइए। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, दीमक, मेढक, छिपकली, सांप, बताइए। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, कि सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आप क्या आता है, दीमक, दीमक और ततैया। याद रखिएगा, दीमक, और अगर दीमक नहीं रहता तो आपका ततैया भी कहीं ऑप्शन में रहता तो आप इसको भी मार सकते थे। ये आपका सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। मेढक नहीं आता, छिपकली नहीं आता, सांप नहीं आता है। चलते हैं स्टूडेंट 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है, बताइए। शैवाल है, ऑप्शन आपका शैवाल है, प्लांट कटन है, कवक है, मेढक है, बताइए अपघटक जीवों का। तो चलिए अभी स्टूडेंट आपको बताए हम अपघटक जीवों का, ध्यान से देखिएगा कि अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है आपका। तो हमने बताया था जीवाणु और कवक। देखिए अपघटनकर्ता को मतलब क्या कहते हैं, मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, बताए थे आपको। आप कह सकते हैं जीवाणु या कवक। इसका उत्तर आपका होगा स्टूडेंट आपका 31 का उत्तर होगा आपका शैवाल, बिल्कुल आपका गलत उत्तर होगा। प्लांट कटन ये नहीं होगा, आपका कवक होगा। कवक अगर रहता और जीवाणु भी रहता तो स्टूडेंट आपका जीवाणु भी हो सकता, अगर कवक नहीं रहता तो जीवाणु। यानी अपघटक जीवों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका मृतक भक्षी भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, मृतक भक्षी। यानी ये क्या होता है स्टूडेंट आपका कि ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं, जैसे आपका जीवाणु और कवक होता है। तो याद रखिएगा अपघटक जीवों का उदाहरण कौन होता है स्टूडेंट, कवक। यानी इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं, बताइए। उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उत्पादक नहीं, अपघटक करता है। याद रखिएगा बैक्टीरिया जो श्रेणी में आते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट आपका अपघटक कर्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता तो होगा नहीं, द्वितीय उपभोक्ता आपका होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा आपके स्टूडेंट बी नंबर।
चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन आपका है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। बताइए जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो चलिए, जैव भार में स्टूडेंट आपका उत्पादक शामिल है नहीं, उपभोक्ता शामिल है नहीं, अपघटक शामिल है, समस्त जीव। आपका याद रखिएगा जैव भार में कौन सम्मिलित है स्टूडेंट? आपका समस्त जीव, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत इजी है, बताइए। 34 का आंसर बहुत इजी है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस, चंद्रमा। ये तो बहुत इजी है, बताइए। तो आपको पता ही होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत स्टूडेंट क्या होता है आपका? सूर्य, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, स्थितिकरण होता है, या विनाश होता है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होता है स्टूडेंट? रूपांतरण होता है, यानी वो बदलते रहता है, निर्माण नहीं होता है, स्थितिकरण नहीं होता, विनाश नहीं होता है, यानी इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, यानी समाप्ति किससे होता है? स्थिरीकरण से होता है, प्रदूषण से होता है, रूपांतरण से होता है, नवीनीकरण से होता है? बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ह्रास होता है स्टूडेंट स्थिरीकरण से होता नहीं, प्रदूषण से होता नहीं, रूपांतरण से होता है। जब वो बदलता है ना, वही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास मतलब समाप्ति होता है, नवीनीकरण से तो होगा नहीं। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 36 का सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। याद रखिएगा, भौतिक ऊर्जा में नहीं बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलते हैं। चलिए स्टूडेंट आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, पादपों में से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा मिलती है? पादप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपका छोटा छोटा पौधा, जिसको हम लोग पादप कहते हैं। पादप को ही हम लोग उत्पादक भी कहते हैं। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30%, 1%? बताइए क्या होगा इसका। तो चलिए स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा कि पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20% नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 10%, ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसे होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है कैसे होता है? चतुर्दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक होता है, त्रिदिशात्मक होता है, द्विदिशात्मक होता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है चतुर्दिशा चारों ओर होता है, नहीं, ये आपका गलत है। एक दिशात्मक होता है। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? एक दिशात्मक, एक दिशा की ओर होता है। त्रिदिशात्मक नहीं होगा, द्विदिशात्मक नहीं होगा, यानी इसका उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? ऑप्शन आपका है उच्च स्तर से निम्न स्तर को, दूसरा है उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, तीसरा निम्न स्तर से उच्च स्तर को, चौथा समान स्तर को? बताइए क्या होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये होता है आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर को। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 1 नंबर। उच्च स्तर से अति नहीं, अति न ज्यादा होता नहीं होगा, निम्न तो होगा नहीं, समान स्तर होगा नहीं, यानी इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक होता है, लंबवत होता है, चक्रीय होता है, क्षैतिज होता है? बताइए क्या होगा। तो ये जो आपका स्टूडेंट चैप्टर है ना, पर्यावरण चैप्टर से ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और सारे प्रश्न आपका जेटेट में यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं होगा। अगर आप पर्यावरण का क्लास आप डेली संध्या 7 बजे से 8 बजे करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला जेटेट में नहीं है। आपका 50 में से 50 क्वेश्चन आपका इसी चैनल से आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा।
कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय, क्षैतिज। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट एक दिशात्मक, बिल्कुल गलत होगा। लंबवत बिल्कुल गलत होगा। चक्रीय याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सी नंबर, क्षैतिज आपका नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, दूसरा है सौर विकिरण, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, पेट्रोलियम बिल्कुल आपका गलत उत्तर है। कोयला बिल्कुल गलत है। सौर विकिरण याद रखिएगा, यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, यानी ऊर्जा और भी प्रकार से मिल सकता है। सौर ऊर्जा जिसको हम लोग सौर विकिरण कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों में विद्युत, ये आपका गलत होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 42 का सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है। बताइए अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। बताइए। तो चलिए अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, जल का बिल्कुल गलत है, जल में का नहीं होता अवसादी चक्र में। खनिजों का होता है, याद रखिएगा अवसादी चक्र में खनिजों का यानी मिनरल्स का प्रवाह होता है, वायु का नहीं होता और ना ही ऊर्जा का होता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। ऑप्शन है उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर, अवशोषण स्तर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन था आपका खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। तो उत्पादन स्तर कहलाती नहीं, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर कहलाती नहीं, पोषण स्तर कहलाती, याद रखिएगा। यानी खाद्य श्रृंखला याद रखिए, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, पोषण स्तर कहलाती है, अवशोषण स्तर नहीं कहलाती। ये सब स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं स्टूडेंट 45 नंबर क्वेश्चन। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं। बताइए हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, प्रारंभ में, मध्य में, अंतिम में, सर्वत्र में। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपका। तो चलिए बताते हैं हरे पादप। हरे पादप का मतलब यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, आपका उत्पादक की बात कर रहा था। उत्पादक जो होता है जैविक का 3 पार्ट होता है, हमने बताए थे कि जैविक का 3 पार्ट होता है, बताए थे ना आपको कि जैविक जो होता है स्टूडेंट उसका जैविक का 3 पार्ट होता है, आपको बताए थे। सबसे पहला क्या होता है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा क्या होता है तृतीय उपभोक्ता, और एक होता है सर्वाहारी भी होता है। तो हरे पादप जो भोजन श्रृंखला का क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, याद रखिएगा, बीच में नहीं होता, अंतिम नहीं होता, सर्वत्र सर्वाहारी नहीं होता। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं। तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, बताइए। ऑप्शन आपका है खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य वृक्ष। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को हम लोग खाद्य क्रम कहते नहीं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, याद रखिएगा। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 20 नंबर, खाद्य जाल नहीं कहते हैं, खाद्य वृक्ष नहीं कहते हैं। चलते हैं स्टूडेंट आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है जीवों के, ध्यान से देखिएगा, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। बताइए जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल चक्र से होता है, अवसादी चक्र से होता है, खाद्य श्रृंखला से होता है, जंतु श्रृंखला से होता है। बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो जल चक्र के द्वारा होता नहीं, अवसादी चक्र के द्वारा होता नहीं, यानी खाद्य श्रृंखला से जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, याद रखिएगा, जंतु श्रृंखला से नहीं होता है। तो स्टूडेंट अभी तक आप हमारा अगर स्पेशल नोट्स जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स अभी तक आप नहीं खरीदे हैं तो आप केवल 500 रुपया में
आप जेटेड का स्पेशल नोट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि जेटेड का जो नई नियमावली का जो सूची आ चुका है स्टूडेंट आपके सामने, और उसमें आप देखिए कि जेटेड में देखिए सीडीपी आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, आपका 20 प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी 20 नंबर का रहेगा, और लैंग्वेज 1 में आपका अंग्रेजी भी 20 नंबर का रहेगा। क्षेत्रीय भाषा आ गया तो उसका 40 नंबर रहेगा, और आपका गणित से 50 नंबर रहेगा, और आपका ईवीएस जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, इसी चैनल से मिलेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो इसी बात पर चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल बनता है, खाद्य संगम बनता है, खाद्य वृक्ष बनता है। बताइए क्या होगा? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से बनता है खाद्य चक्र, बिल्कुल गलत बात है। खाद्य जाल बनता है स्टूडेंट, खाद्य संगम होगा नहीं, खाद्य वृक्ष होगा नहीं। इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर, आज का सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन सेकेंड लास्ट है 49 नंबर। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे में कौन होते हैं? अपघटक होते हैं, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। अपघटक होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका था खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे में कौन होते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है अपघटक, बिल्कुल आपका सही बात है। यानी खाद्य श्रृंखला का अंतिम सिरा में कौन होता है? अपघटक। उत्पादक तो होगा नहीं, इसलिए उत्पादक नहीं होगा, क्योंकि उत्पादक तो हम लोग जैविक का पहला पार्ट है। और उत्पादक किसको कहते हैं? पादप जगत अर्थात पौधों को, परितंत्र को ही उत्पादक कहा जाता है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो आपका उपभोक्ता का ही एक पार्ट है कि ये शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, गाय। द्वितीय उपभोक्ता की बात अगर पूछेगा स्टूडेंट आपका, तो द्वितीय उपभोक्ता में आपका क्या हो गया? मेढक, बिल्ली, लोमड़ी। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए उत्पादक का ही आपका दो पार्ट है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये उत्पादक जो स्टूडेंट इसी का आपका दो पार्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आ जाता है? हम फिर से बता देते हैं, टिड्डा आ जाता है। देखिए क्या आ जाता है? टिड्डा आ जाता है, बकरी आ जाता है, समझिएगा, बकरी आ जाता है, हिरन आ जाता है, हिरन आ जाता है, और क्या आ जाता है स्टूडेंट आपका? गाय आ जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका? मेढक आ जाता है, देखिएगा मेढक आ जाता है, बिल्ली आ जाता है, और लोमड़ी आ जाता है। ये सब याद करिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। लोमड़ी आ जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम सवाल। डेली आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज होगा स्टूडेंट, डेली आपका। और कल हम लेकर आएंगे आपका जेटेट। देखिएगा कल जो क्वेश्चन आपका होगा स्टूडेंट आपका जेटेट, समझिएगा बात को ध्यान से, जेटेट 2012 और 2016, समझिएगा आपका अभी तक केवल 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। 2012 और 2016 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन आया था 30 और 30 यानी 60 क्वेश्चंस का कल कलेक्शन लेकर हम आएंगे स्टूडेंट, कल संध्या 7 बजे। तो चलते हैं स्टूडेंट आपका अगला आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता। ये तो होगा नहीं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि ये तो शाकाहारी होते हैं और पौधों और पत्तियों को, कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय। दूसरा है उत्पादक। उत्पादक का ही भाग आपका स्टूडेंट क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वाहारी। ये भी आपका नहीं होगा, हटाइए। द्वितीय उपभोक्ता ये तो उत्पादक का ही भाग है। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत क्या होता है? मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये आपका स्टूडेंट होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता मतलब क्या होता है आपका? यानी सबसे बड़ा उपभोक्ता, ठीक है। यानी खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है स्टूडेंट आपका? समझिएगा, सबसे कमजोर कड़ी जो होता है खाद्य श्रृंखला का, वो क्या होता है आपका?
खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी जो होता है वो होता है आपका स्टूडेंट सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। हमारे वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो को आप स्टूडेंट शेयर नहीं किए हैं तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम जो आपके लिए इतना मेहनत करके इतना चुनिंदा क्वेश्चनों का संग्रह करके लाते हैं, इससे और भी बच्चे जो झारखंड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो 2022 में नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको फायदा मिले, उस बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचे और उसको लाभ मिले। क्योंकि नौकरी का तो सपना सभी स्टूडेंट में होता है। तो आप दबाकर इसको शेयर करें, दबाकर इसको लाइक करें। और चैनल को आप स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का शिकायत होता है कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, बार बार आप वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपको नोटिफिकेशन कहां से आएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्टूडेंट ये बेल घंटी पर आपको टिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन में आपको टिक करना है, तभी आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल टॉनिक क्लासेस। अगर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो टॉनिक क्लासेस में आप हमारे इस मोबाइल नंबर में 99 देखिए 9939700797 पर आप जेटेट का, देखिए जेटेट का स्पेशल नोट्स भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट, केवल 500 में। देखिए केवल 500 में आपको यूट्यूब में कहीं भी केवल 500 में आपको जेटेट का स्पेशल नोट्स देखने को नहीं मिलेगा। और सारा क्वेश्चन जो जेटेट का होगा स्टूडेंट यहीं से मिलेगा आपको। तो इसलिए आप लोग देर ना करते हुए जेटेट का स्पेशल नोट्स को परचेज कर लीजिए। मैं रूपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा। कल का जो वीडियो होगा स्टूडेंट, हम पहले भी बता चुके हैं कि जेटेट का जो आपका 2012 का, समझिएगा 2012 का और 2016 का जो आपका ईवीएस का क्वेश्चन है, जो आपका ईवीएस का क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन स्टूडेंट, 30 + 30, यानी कल आपका स्टूडेंट होगा 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चंस का कल संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मैं रूपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस बार हम लोग का जो सपना है स्टूडेंट जेटेट में नौकरी लेने का, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे। यही ऐसा प्लेटफॉर्म है टॉनिक क्लासेस जहां सपने सच होते हैं। और मैं एक बात आप लोग को बता दूं, जब तक नौकरी नहीं तब तक छुट्टी नहीं। आप लोग का रोज संध्या 7 बजे आप लोग को क्लास होगा। और अभी जो क्लास चल रहा है स्टूडेंट आपका स्पेशल क्लास जेटेट का पर्यावरण का टेस्ट नंबर आज 1 था, कल हम लेकर आएंगे आपके लिए टेस्ट नंबर 2। तो मैं रूपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे 2012 और 2016 का जेटेट का पर्यावरण क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस का धमाका लेकर। तो कल आप लोग संध्या 7 बजे जोर शोर से तैयार होकर रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल संध्या 7 बजे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।